नमस्कार बाल दोस्तों। कैसे है? मजे में है ना? बाल दोस्तों, मुझे पता है आप मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपके गुरुजन, आपके माता पिता, परिवार के बड़े और आपके मित्र आपको मदद कर रहे हैं। आज मैं भी आपको मदद करने के लक्ष्य से उपस्थित हुआ हूँ। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री ज्ञान साधना जो स्कॉलरशिप है, इसकी जो परीक्षा ली जाएगी उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंक भी होंगे 120, यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और इसके लिए समय अवधि है 150 मिनट, यानी कि आपको 2.5 घंटा मिलेगा इस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए। इस 2.5 घंटे में आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में, उसके विकल्प जो दिए गए हैं उसके बारे में सोचना है और सही विकल्पों को चुनना है। आइए आगे भी इस परीक्षा की थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो 120 कुल अंक है, मुख्य 2 भागों में विभक्त है। बौद्धिक योग्यता कसौटी जिसके 40 अंक है और शैक्षणिक योग्यता कसौटी, इसके लिए आपको 80 अंक दिए जाएंगे। ये 80 अंक जो है वो भिन्न भिन्न विषयों में इस प्रकार विभक्त है। आप देख सकते हैं कि गणित के लिए 20 अंक है, विज्ञान के लिए 20 अंक है, सामाजिक विज्ञान के लिए 15 अंक है, अंग्रेजी के लिए 10 अंक है, गुजराती के लिए भी 10 अंक है और हिंदी के लिए 5 अंक है। तो इस प्रकार आपको भिन्न भिन्न विषयों में से जो अंक बार है ये आपको पता होने चाहिए। बच्चों, आप जब कक्षा में पढ़ाई करते हैं तब आपके अध्यापक, आपके गुरुजन जो है वे आपको किसी भी इकाई की समझ देते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं और वही प्रश्न जो होते हैं वो आपको कसौटी में पूछे जाते हैं। वहाँ क्या होता है, आपको समझ आपके गुरुजन देते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा कि एकम कसौटी और जो सत्रांत कसौटी है उसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ही उसका पठन करना होता है, समझ प्राप्त करनी होती है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस कसौटी में भी आपको इसी प्रकार के कुछ अपठित गद्य या साहित्य दिया जाएगा और आपको उनके जो प्रश्न है, उनके जो विकल्प है, उनके जो सही विकल्प है उनको आपको चुनना होगा। तो आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा ये भी सोचना होगा, जब कभी आपको अपठित गद्य या गद्यांश दिए जाए तो उनके प्रश्न हल करे उससे पहले जो निम्नलिखित बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहली बात है, गद्यांश को बार बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। जो भी गद्यांश दिया गया है उसको आपको एक बार में समझ ना आए तो 2 बार, दूसरी बार में भी समझ ना आए तो तीसरी बार भी पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि गद्यांश को बार बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दूसरी बात है, उस गद्यांश में जो कठिन शब्द तथा वाक्यांश जो दिए जाते हैं
उसको समझना होगा, अर्थात कि उसको समझने का प्रयत्न करना होगा। जब तक आप उस कठिन वाक्यांश और शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक गद्यांश को समझ नहीं पाएंगे। तीसरी बात है, सभी प्रश्नों को समझे फिर उत्तर लिखे। हमें क्या करना है, पहले तो गद्यांश पढ़ना है, उसके कठिन शब्दों और वाक्यांशों को समझना है और उसके बाद प्रश्नों को पढ़ना है, उनके विकल्पों को भी देखना है और समझ प्राप्त करने के बाद ही उत्तर लिखने हैं। चौथी बात है, बहुविकल्पिक जो प्रश्न होते हैं उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्यों? क्योंकि उनमें जो सभी विकल्प होते हैं वे मिलते जुलते होते हैं, अर्थात कि सही विकल्प चुनना एक चुनौती हो सकती है, इसलिए समझ भी आवश्यक है। पांचवी बात है, यदि शीर्षक बताने के लिए कहा जाए तो उपयुक्त शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक अर्थात जो केंद्रवर्तीय भाव है उसको बताने वाला जो मुख्य टाइटल होता है उसे शीर्षक कहा जाता है। पूरे विषय वस्तु का शाब्दिक निचोड़ जो होता है वह यह शीर्षक होता है, अर्थात कि शीर्षक जब चुनने के लिए कहा जाए तो पूरा जो हमारा विषय वस्तु है उसको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि केंद्रवर्ती विचार क्या है, केंद्र में कौन सा भाव है, फिर ही हम शीर्षक को यहाँ पर ढूंढ पाते हैं। तो बाल दोस्तों, ये बातें हमको ध्यान में रखती है। वाह, आज तो हमारे वर्ग में वेदांत भी आया है, विवेक भी आया है, प्रशील भी आया है, प्राची भी आई है, माधवी बहन भी आई है और अनस भी आया है। तो आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक गद्यांश आपके सामने रखूंगा और उसका पठन करूंगा। आपको भी ऐसा लगे तो साथ में पठन करना है, वरना ध्यान से सुनना है। इससे पहले एक बात याद रखिए, आप सभी को अपनी अपनी कॉपी बुक निकालनी है और जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि नोट करने योग्य है तो साथ में लिखते चलना है, ताकि जब आप तैयारी करें तो आपके सामने थोड़ी सामग्री उपलब्ध हो। बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, बच्चों के सिवा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। उनके जैसा छल रहित, निष्पाप और भोला भाला संसार में कोई नहीं। अगर किसी बच्चे में अवगुण है, कोई बुराई है, तो यह उसका दोष नहीं, उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है। क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। बच्चों को पीटना बापू की नज़र में एक पाप है। कारण कोई भी हो, कैसा भी अपराध हो गया हो, भय दिखाकर या मारपीट कर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना कभी उचित नहीं। बच्चों की गलतियों को उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए। ऐसा करने से उनमें सुधार आ सकता है। बाल दोस्तों, हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बापू कहते हैं। महात्मा गांधी जी को बच्चे बहुत प्रिय थे, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी भावना व्यक्त की है कि स्वर्ग में यदि कोई जा सकता है तो वे केवल बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वे छल रहित अर्थात किसी के साथ छल नहीं कर सकते, निष्पाप होते हैं, पाप नहीं करते हैं और भोले भाले होते हैं। बापू का मानना है कि इस संसार में यदि कोई भोला भाला है तो वह केवल बच्चे होते हैं। हाँ, कभी कभार बच्चों में अवगुण और बुराई देखने को मिलती है, लेकिन बापू कहते हैं कि यह अवगुण और बुराई इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है
वह उसके आसपास के व्यक्तियों से ही सीखता है। उसका जो वातावरण है वहीं से वह सीखता है। और बापू आगे भी कहते हैं, बच्चों को पीटना जो है वह बापू की नज़र में पाप है। बापू कहते हैं कि बच्चों को यदि आप पीटोगे तो आपको पाप लगेगा। बापू आगे कहते हैं कि कारण कोई भी हो, अपराध हो गया हो तो भी भय दिखाकर किसी बच्चे को मारपीट करके उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना नहीं चाहिए, क्योंकि बापू स्पष्ट अंत में कहते हैं कि प्रेम और स्नेह से ही उनमें सुधार आ सकता है। तो बच्चों, आपने इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। आइए अब हम देखते हैं इसी गद्यांश के आधार पर इसमें जो बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं उसका अभ्यास करें। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे निर्दोष क्यों होते हैं? पहला प्रश्न हमारा है कि बच्चे निर्दोष क्यों होते हैं। बापू ने गद्यांश में प्रारंभ में ही कहा था कि बच्चे जो होते हैं वे निर्दोष होते हैं। तो आइए अब हम इसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, क्योंकि बच्चे स्वर्ग से आए हैं। विकल्प बी है, क्योंकि वे दोष करते हैं। विकल्प सी है, क्योंकि उनमें अवगुण होते हैं। और हमारा अंतिम विकल्प है, क्योंकि वे छल रहित होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है, उसके बाद चारों विकल्पों को देखना है और सही विकल्प को आपको पसंद करना है। तो कौन बताएगा इसका सही उत्तर? हाँ प्रांजल भाई, आप बताइए। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है क्योंकि वे छल रहित होते हैं। देखिए, पहला हमारा विकल्प है क्योंकि बच्चे स्वर्ग से आए हैं। ऐसा कोई विधान यहाँ पर गद्य में नहीं दिया गया है कि बच्चे स्वर्ग से आए हैं। बापू ने प्रारंभ में बताया था कि स्वर्ग का अधिकार किसी को है तो वे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे स्वर्ग से आए हैं ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। विकल्प बी है, क्योंकि वे दोष करते हैं। तो बापू ने तो बताया साफ साफ कि बच्चे जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। विकल्प सी है, क्योंकि उनमें अवगुण होते हैं। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि बापू ने बताया था कि उनमें जो अवगुण आते हैं वे उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो उसके आसपास के वातावरण से सीखता है। इसलिए हमारा जो डी विकल्प है वह सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों में सुधार आ सकता है। हमने जब परिच्छेद देखा था उसके अंत में बापू कहते हैं कुछ शब्द कि ऐसा करने से बच्चों में सुधार आ सकता है। आइए सबसे पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है स्वर्ग देने से, विकल्प बी है मारपीट करने से, विकल्प सी है दुर्व्यवहार से और विकल्प डी है प्रेम से। सोचिए बाल दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, थोड़ा दिमाग लड़ाइए। हाँ पूजा बहन, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है प्रेम से। देखिए, पहला विकल्प है स्वर्ग देने से। स्वर्ग से बच्चों का कोई नाता नहीं है। स्वर्ग यदि मिल जाए तो सुधर जाए, ऐसा कोई विधान यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए यह विकल्प गलत है। विकल्प बी जो है मारपीट करने से, तो बापू ने तो गद्यांश में कहा था कि भाई मारपीट करने से कभी बच्चे सुधर नहीं सकते हैं। सुधर सकते हैं कैसे? हमारा जो उत्तर है वहाँ है। सी विकल्प है दुर्व्यवहार से। बापू ने तो दुर्व्यवहार करने के लिए तो मना किया है कि भाई बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बापू ने अंत में कहा था कि बच्चों में सुधार आ सकता है केवल प्रेम और स्नेह से, अर्थात कि हमारा डी जो विकल्प है वह सही है। बहुत बढ़िया, आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों को पीटना नहीं चाहिए क्योंकि
गद्यांश में हमने देखा था कि बापू ने कहा था कि बच्चों को पीटना नहीं चाहिए क्योंकि यह पाप है। आइए इसके विकल्प हम देख लेते हैं। विकल्प ए है बच्चा घायल हो सकता है। विकल्प बी बच्चा सामने वार कर सकता है। विकल्प सी बच्चे में सुधार नहीं होगा। और विकल्प डी बच्चा खाना नहीं खाएगा। बाल दोस्तों, आपको प्रश्न देखना है और उसके बाद विकल्प को भी देखना है और जो हमने गद्यांश दिया है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? हाँ, जिंकल बेन आप बताइए। बिल्कुल सही, आपका उत्तर सही है, बच्चों में सुधार नहीं होगा। सबसे पहले हम विकल्प को देख लेते हैं। बच्चा घायल हो सकता है, ये बात तो सही है कि पीटने से बच्चा घायल हो सकता है, लेकिन गद्यांश में ऐसा कुछ निर्देश दिया गया नहीं है। दूसरा विकल्प है बच्चा सामने वार कर सकता है, ऐसा भी कोई विधान हमको गद्य में देखने को नहीं मिलता है। और डी विकल्प है बच्चा खाना नहीं खाएगा, ऐसा भी कहीं निर्देश नहीं हुआ है। इसलिए हमारा जो विकल्प सी है इसका सही उत्तर है। वाह, पढ़ाई करने का बहुत आनंद आ रहा है। आप सभी को भी आनंद आ रहा है ना? आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। इस परिच्छेद से क्या सीख मिलती है? पूरा परिच्छेद हमने देख लिया है, तो इस परिच्छेद से हमें क्या सीखने को मिलता है, यह प्रश्न है। आइए सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है स्वर्ग में बड़े नहीं जा सकते हैं। विकल्प दूसरा है यानी कि बी विकल्प हमारा है बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विकल्प सी है बच्चे सुधर नहीं सकते। और डी विकल्प है बच्चे अपराध नहीं करते हैं। बाल दोस्तों, पूरे परिच्छेद को देखना है क्योंकि यहाँ पर हमें जो परिच्छेद में जो भाव है उसको देखना है कि हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चारों विकल्प भी आपने देख लिए। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है? हाँ धवल भाई, आप बताइए। बहुत बढ़िया, खूब खूब अभिनंदन आपको। ये जो बी विकल्प है वे सही है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखिए पहला जो हमारा विकल्प है स्वर्ग में बड़े नहीं जा सकते, ऐसा कुछ विधान नहीं कहा गया। हाँ, बापू ने ये कहा है कि स्वर्ग में केवल बच्चे जो है उसका अधिकार है। बापू ने अपना मत दिया है कि बच्चे जो है वो निर्दोष होते हैं, निश्चल होते हैं, निष्पाप होते हैं, इसलिए बच्चे ही स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन बड़े जो है वे स्वर्ग में नहीं जा सकते, ऐसा कोई निर्देश नहीं किया गया है। विकल्प जो सी है बच्चे सुधर नहीं सकते, तो परिच्छेद में तो हमने देखा था कि बापू ने कहा है प्रेम और स्नेह से बच्चे सुधर सकते हैं, इसलिए ऐसा भी कोई विचार यहाँ पर नहीं दिया गया है। विकल्प डी जो है बच्चे अपराध नहीं करते हैं, तो यह भी सीख नहीं है क्योंकि बापू ने बताया था कि बच्चे अपराध करते हैं लेकिन उसमें उसका दोष नहीं है। दोष किसका है? उसके आसपास के जो लोग हैं जिससे वह बच्चा सीखता है उसी का दोष है। अर्थात हमारा जो बी विकल्प है यहाँ पर सही है क्योंकि बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बापू ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह पाप है। इसलिए इस परिच्छेद से हमें स्पष्ट सीख मिलती है कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। गलत वाक्यांश चुनिए। बाल दोस्तों, इस प्रकार के जब प्रश्न होंगे तब आपको प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा। कभी आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि सही वाक्यांश चुनिए, कभी ऐसा भी कहा जाए कि गलत वाक्यांश को चुनिए। ये जो वाक्यांश दिए जाएंगे इसमें जो गलत होगा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको गद्य को ध्यान में रखना है, गद्य को आप ध्यान में रखिएगा, फिर ही आप बता सकते हैं कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। आइए सबसे पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। विकल्प बी है
बच्चे को स्नेह करना चाहिए। विकल्प सी है, बच्चे भोले भाले होते हैं। और विकल्प डी है, बच्चे दोषी होते हैं। तो आपको ढूंढना है कि इनमें 3 जो वाक्य है वे सही है और एक जो वाक्य है दिया गया है वह गलत है। आपको गद्यांश के आधार पर बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। सोचिए, हाँ ध्यान से सोचना है, देखना है। हाँ अनस भाई, आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, बच्चे दोषी होते हैं। पहला विकल्प देखते हैं, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। तो गद्यांश में स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों को पीटना नहीं चाहिए क्योंकि वह महापाप है, इसलिए यह वाक्य तो सही है। दूसरा हमारा विकल्प है, बच्चे को स्नेह करना चाहिए। गद्यांश के अंत में बापू ने कहा था कि बच्चों में तभी सुधार होगा जब उन्हें प्रेम और स्नेह से बताया जाए कि उसकी गलती क्या है, उसका दोष क्या है, क्योंकि मारपीट करने से कभी बच्चा सुधर नहीं सकता, इसलिए बापू ने बताया। तो ये जो हमारा वाक्य है वह भी सही है। तीसरा विकल्प है, बच्चे भोले भाले होते हैं। प्रारंभ में हमने देखा था, बापू ने बताया था कि बच्चे जो होते हैं स्वर्ग के अधिकारी है और उन जैसा भोला, छल रहित और निष्पाप कोई नहीं होता। अर्थात यह जो वाक्य है वह भी गद्यांश में दिया गया है, लेकिन बच्चे दोषी होते हैं ऐसा कोई वाक्य नहीं दिया गया है। बापू ने बताया था कि बच्चे तो जो होते हैं वे निर्दोष होते हैं, यहाँ पर बताया गया है दोषी होते हैं, अर्थात कि यह जो वाक्य है वह गलत है। बाल दोस्तों, हमने इस गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न देखे। आइए अब हम और एक गद्यांश को देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका पठन करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। अन्न की तरह जल भी जीवन का प्रमुख आधार है। जल न बरसे तो फसल नहीं हो सकती। नदियाँ, कुएं, तालाब सभी सूख जाए। आदमी तो क्या, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों का जीना भी मुश्किल हो जाए। सच तो यह है कि पानी ही जीवन है। इसी से हम अपना शरीर स्वच्छ रखते हैं, इसी से हम कपड़े धोते हैं। इसके बिना न हम भोजन बना सकते हैं, न प्यास बुझा सकते हैं। पानी को व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है। बरसात में जितना मेघ बरसता है उसे यदि जलाशयों में जमा कर ले तो उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। हमारी सरकार कई नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर विशाल जलाशय तैयार कर रही है। इसके पानी से आसपास की लाखों एकड़ भूमि पर खेती हो सकेगी। बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। रेगिस्तान लहलहा उठेंगे। देश में सब जगह खुशहाली नजर आएगी। इसी पानी से बिजली भी पैदा की जाएगी, जिससे हमारे शहर और गांव जगमगा उठेगा। हमारी रेलगाड़ियां और कारखाने बिजली से चलेंगे। दूरदर्शन हर घर में दिखाई देगा। हर जगह उमंग और नया उत्साह छा जाएगा। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर जल जो है इसका महत्व प्रस्थापित इस गद्यांश में किया गया है कि जिस प्रकार हमारे जीवन में अन्न का महत्व होता है उसी प्रकार जल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि यदि मेघ अर्थात बरसात न हो तो नदी नाले सब सूख जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पानी की आवश्यकता हमें है उसी प्रकार पशु पंछियों और पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए। यदि पानी नहीं होगा तो पौधे पेड़ मुरझा जाएंगे, पशु पक्षी जो है वे भी नहीं रह सकते। तो
हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? तो शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, और भोजन बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। प्यास भी हम बुझा सकते हैं। पानी को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे विचार दिया गया है कि बरसात में जो पानी नदी नालों में बह जाता है, उसकी बजाय जलाशयों में यदि संग्रहित कर लिया जाए तो बहुत से लाभ होंगे। हमारी सरकार जो है वे भी कई नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर विशाल जलाशय तैयार कर रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं, सरदार सरोवर जो बंध है वे भी तैयार किया है, जिससे पूरे गुजरात में पानी मिल रहा है। इस पानी से हमें बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। क्या क्या होंगे? तो बताया गया है कि लाखों एकड़ भूमि जो है उसमें हम खेत पैदावार कर सकते हैं। बंजर जमीन है जहाँ कुछ भी पैदावार नहीं हो रहा है, उसको भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। रेगिस्तान जो है उसमें भी हम खुशहाली ला सकते हैं, उसमें भी हम हरियाली ला सकते हैं। देश में हर जगह खुशी तभी आएगी जब सभी जगहों पर आसानी से पानी मिलेगा। इस पानी से बिजली की भी पैदावार की जाएगी, जिससे शहर और गांव जगमगा उठेंगे। उससे क्या होगा कि रेलगाड़ियां जो है, कारखाने हैं, उसमें भी जो है वे भी बिजली से चलेंगे। हमारी रेलगाड़ियां है और कारखाने जो है वे भी बिजली से ही चलते हैं। तो जो बिजली पैदावार होगी पानी से, उसका उपयोग भी इसमें होगा। हर घर में दूरदर्शन दिखाई देगा। यहाँ ये वाक्य इसलिए दिया गया है कि कई जगहों पर हम देख सकते हैं कि अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। तो पानी से जो बिजली उत्पन्न होगी, ऐसे जो स्थान है वहां पर भी बिजली दी जाएगी और वे भी दूरदर्शन देख सकते हैं। हर जगह उमंग और नया उल्लास छा जाएगा। जब सभी को पानी अच्छी तरह से मिलेगा तो हर जगह उमंग और उल्लास छा जाएगा। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ा और अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पानी का मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प देखते हैं। तालाब, दूसरा विकल्प देखते हैं कुआं, तीसरा विकल्प देखते हैं नदियाँ, और चौथा विकल्प है हमारा बरसात। देखिए प्रश्न हमें क्या कहा, देखिए प्रश्न क्या है, पानी का मुख्य स्रोत क्या है, और हमको चार विकल्प दिए गए। सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ राधिका जी आप बताइए। हाँ, इसका उत्तर होगा बरसात। देखिए यहाँ पर देखने से पता चलता है कि तीनों विकल्प जो है पानी का स्रोत तो है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? मुख्य स्रोत। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब प्रश्न पूछे जाए तो प्रश्नों को भी समझना है और विकल्प को भी देखना है। विकल्प ए देखते हैं तालाब। तालाब भी पानी का स्रोत तो है, लेकिन तालाब में पानी कहाँ से आता है? बरसात से आता है। अर्थात कि यदि बरसात न हो तो तालाब तालाब नहीं रहेगा, उसमें पानी नहीं रहेगा, अर्थात कि पानी का वह मुख्य स्रोत नहीं है। उसी प्रकार देखते हैं कुआं। दूसरा विकल्प है हमारा कुआं। उसमें भी जो पानी है जमीन के अंदर से आता है, और जब बरसात होती है जमीन में पानी जाता है, उसी से कुएं में पानी आता है। अर्थात कि कुआं भी है, वो पानी का स्रोत है, लेकिन मुख्य स्रोत नहीं है। तीसरा हमारा विकल्प है नदी। नदी से भी हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नदी में भी कब पानी आएगा? जब बरसात बरसेगा। आपने भी देखा होगा कभी कभार बरसात नहीं होता है तो आपके गांव में, शहर में जो नदी होती है वो सूख जाती है, उसमें पानी नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही बरसात होता है तो तालाब, कुएं, नदी सभी पानी से भर जाते हैं। इसलिए हमारा सही विकल्प है बरसात। बरसात जो है वह पानी का मुख्य स्रोत है। बहुत बढ़िया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गलत वाक्यांश चुनिए।
आपको क्या करना है, इस गद्यांश के आधार पर जो वाक्य दिए जाएंगे उसको आपको देखना है और जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। आइए सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है, हमारी रेलगाड़ी पानी से चलेगी। विकल्प बी है, पानी से जमीन उपजाऊ हो जाएगी। विकल्प सी है, पानी से हर जगह नया उत्साह छा जाएगा। और विकल्प डी है, पानी को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। चारों विकल्प को देख लीजिए। उसके बाद आपको जो गलत विधान है उसका केवल चुनाव करना है। हाँ, सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, प्राची बेन आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है, हमारी रेलगाड़ी पानी से चलेगी। क्योंकि हम विकल्पों को देखें तो बी विकल्प है, पानी से जमीन उपजाऊ हो जाएगी। गद्यांश में बताया गया थे कि जलाशय यदि समृद्ध हो गए तो बंजर जमीन जो है उसको भी उपजाऊ किया जा सकता है, अर्थात कि ये विधान सही है। सी विधान हमारा था, पानी से हर जगह नया उत्साह छा जाएगा। परिच्छेद के अंत में यह विधान दिया गया है कि पानी यदि होगा तो हर जगह उत्साह छा जाएगा। विकल्प हमारा है डी, पानी को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। यह विधान भी हमें गद्यांश में दिया गया है कि पानी का बहुत ही महत्व है, हमें व्यर्थ में पानी को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे जो गद्यांश में देखा है कि पानी का कितना महत्व है। और हमारा विकल्प ए है, हमारी रेलगाड़ी पानी से चलेगी। ऐसा कोई विधान नहीं है और कोई भी रेलगाड़ी जो है वो अभी पानी से नहीं चल रही है। इसलिए हमारा जो विधान है ए, यह सही उत्तर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर हमारा है ए। बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमने जब परिच्छेद देखा था तब हमारी सरकार की बात आई है, अर्थात कि हमारा जो प्रशासन है वह भी कुछ पानी के लिए प्रबंध कर रहा है, इसकी बात इसमें आई थी। इसके अंतर्गत यह प्रश्न हमें दिया गया है। आइए सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है, बंजर जमीन अनउपजाऊ कर रही है। विकल्प बी है, विशाल जलाशय तैयार कर रही है। विकल्प सी है, बिजली पैदा कर रही है। और विकल्प डी है, शहर और गांव को जगमगा रही है। तो हमें सोचना है इन चारों विकल्पों में से कि हमारी सरकार जो है, परिचित के आधार पर हमारी सरकार क्या कर रही है। सोचिए, हाँ, ध्यान से सोचिए, सभी विकल्पों को गौर से देखिए और प्रश्न को भी समझिए। इसके बाद आपको जो है उत्तर देने हैं। हाँ ध्रुवील भाई, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर होगा बी, विशाल जलाशय तैयार कर रही है। देखिए यहाँ पर ए विधान के बारे में हम सोचे कि बंजर जमीन अनउपजाऊ कर रही है, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और कोई भी सरकार हो वह जमीनों को उपजाऊ करने के बारे में सोच सकती है, लेकिन अनउपजाऊ करने के बारे में सोच नहीं सकती है, अर्थात कि ऐसा कोई हमारी जो सरकार है ऐसा कोई उपक्रम नहीं कर रही है। बिजली पैदा कर रही है, वैसे तो देखा जाए तो सरकार बिजली पैदा कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा परिच्छेद में नहीं बताया गया है कि बिजली जो है वह पानी से पैदा होगी, ऐसा कहा गया। अर्थात सरकार पैदा कर रही है ऐसा कोई विचार जो गद्य है इसमें नहीं दिया गया। हमारा चौथा विकल्प जो है, शहर और गांव को जगमगा रही है, यह विधान भी गलत है।
जब बिजली आएगी तो अपने आप जो शहर और गांव है वह जगमगाएंगे। लेकिन परिच्छेद में हमने देखा था कि जो बरसात का पानी है उसको बांध के रूप में हमारी जो सरकार है जलाशय बना रही है और उसका संग्रह कर रही है। अर्थात कि हमारा बी विकल्प जो है वह सही उत्तर है कि हमारी जो सरकार है विशाल जलाशय तैयार कर रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पानी से हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि पानी से हम क्या करते हैं। इसमें आपको क्या करना है? गलत उत्तर चुनना है। पहले तो आप समझिए कि प्रश्न किया गया है कि पानी से हम क्या कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गद्यांश के आधार पर कि पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन सही उत्तर मिले उसको आपको नहीं चुनना है। आपको क्या चुनना है? गलत उत्तर जो दिया गया है, अर्थात कि गलत जो विधान है उत्तर के लिए, इसका चुनाव आपको करना है। समझ गए आप? ठीक है, आइए अब विधान को भी देख लेते हैं। विकल्प ए है प्यास बुझा सकते हैं। विकल्प बी है कपड़े धो सकते हैं। विकल्प सी है जमीन को बंजर कर सकते हैं। और विकल्प डी है भोजन बना सकते हैं। सोचिए, आपको पहले यह सोचना है कि पानी से हम क्या कर सकते हैं। इन उत्तरों को आपको मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें गलत उत्तर कौन सा है। आपको तुरंत पता चल जाएगा। हाँ रॉबर्ट, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा जमीन को बंजर कर सकते हैं। पहला विकल्प देख लेते हैं, प्यास बुझा सकते हैं। तो प्रश्न है, उसका उत्तर तो है कि भाई पानी से हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्यास तो बुझा सकते हैं, इसलिए यह उत्तर सही है। इसलिए हमको क्या ढूंढना है? गलत विधान। इसलिए यह विधान को हम नहीं चुन सकते हैं। दूसरा विकल्प है कपड़े धो सकते हैं। तो पानी से तो हम कपड़े भी धो सकते हैं, इसलिए सही उत्तर यह है। और विकल्प डी जो है भोजन बना सकते हैं, तो भोजन भी बना सकते हैं। तो प्यास बुझा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं, इसलिए प्रश्न की दृष्टि से सही उत्तर हो गए। लेकिन हमको क्या ढूंढना है? गलत उत्तर चुनना है। तो देखा आपने, इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या था? जमीन को बंजर कर सकते हैं, क्योंकि जमीन जो है पानी से तो बंजर नहीं होती है, वह तो उपजाऊ होती है। इसलिए यह जो उत्तर है वह गलत है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, पानी को जमा करने से क्या लाभ हो सकता है? पानी को हम जमा कर ले तो क्या लाभ हो सकते हैं, गद्यांश में दिए गए हैं। तो हम पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है बाढ़ आ सकती है। विकल्प बी है कारखाने का पानी छोड़ सकते हैं। विकल्प सी है पानी का व्यर्थ नष्ट कर सकते हैं। और विकल्प डी है भूमि पर खेती कर सकते हैं। यदि पानी को हम संग्रहित कर ले, जमा कर ले, तो क्या लाभ हो सकते हैं? इसके बारे में चार विकल्प दिए गए। सोचिए क्या उत्तर होगा। हाँ इला दीदी, आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, उत्तर होगा भूमि पर खेती कर सकते हैं। देखिए हम विकल्पों को भी देख लेते हैं कि पानी को जमा कर ले तो बाढ़ आ सकती है। यदि हम पानी को जमा कर ले और कोई बंध टूट जाए तो बाढ़ तो आ सकती है, लेकिन इससे लाभ नहीं होगा, इससे तो क्या होगा? हानि होगी। दूसरा है कारखाने का पानी छोड़ सकते हैं। यह भी लाभ नहीं है, क्योंकि कारखाने का पानी यदि हमने छोड़ दिया तो जो पीने लायक पानी है वह दूषित हो जाएगा। यह भी लाभ नहीं है। तीसरा विकल्प हमारा है पानी का व्यर्थ नष्ट कर सकते हैं। यदि हमने जमा कर लिया तो यह भी हमारा लाभ नहीं है, क्योंकि पानी को यदि हम व्यर्थ नष्ट करेंगे
तो जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिन लोगों को पानी की दिक्कत है, उन्हें हम पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन पानी जमा करने से क्या होगा, भूमि पर खेती कर सकते हैं। बरसात के दिनों में तो पानी मिल जाता है खेतों को, लेकिन जब बरसात चली जाती है और जब खेत में पैदावार होती है, जब उसको पानी चाहिए तो बंध में जो पानी होता है वह कृषकों को दिया जाता है, जिससे उसकी खेती अच्छी हो सकती है। इसलिए हम जब पानी का संग्रह करते हैं तो जो भूमि है उस पर हम खेती कर सकती है। यह हमारा जो प्रश्न है वह सही है। तो बाल दोस्तों, इस परिच्छेद के आधार पर भी हमने 5 प्रश्न देखे। आइए अगला अपठित साहित्य जो है उसको देखते हैं। पहला यात्री, अरे वेदांत, तुम मेट्रो में? दूसरा यात्री, हाँ यार, ऑफिस जा रहा हूं। पहला यात्री, पर तुम्हारे पास तो कार थी ना? दूसरा यात्री, हाँ, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मेट्रो से सफर करना ठीक रहता है, इससे समय पर ऑफिस पहुंच जाता हूं। पहला यात्री, ये तो अच्छी बात है। अगर सब लोग ऐसा ही करें तो प्रदूषण की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा यात्री, सही कहा मित्र, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए ही तो बनाए जाते हैं। यहाँ पर नाटक के रूप में हमें छोटा सा एक जो उपक्रम दिया गया है, इसके आधार पर अब हम प्रश्न को देखेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मेट्रो क्या है? इसके विकल्प है, शहर है, रेल है, हवाई जहाज है, स्टेशन है। सोचिए उत्तर क्या होगा। हाँ, सोचिए सोचिए। परिच्छेद हमने जो नाटक जो पढ़ा, अंश उनके पढ़े हैं, उसमें ही दिया गया है। उसकी समझ आप प्राप्त कीजिए तो आप बता सकते हैं कि मेट्रो क्या है। आपको सोचना है मेट्रो जो है इस जो नाटक में दिया गया है उसके अनुसंधान में आपको विकल्प ढूंढना है कि क्या हो सकता है। हाँ विजय भाई, आप बताइए। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर होगा रेल है। देखिए ऐसे तो मेट्रो शहर भी होता है और स्टेशन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात है आप सही समझ पाए हैं कि परिवहन की बात है। तो मेट्रो जो है वह रेल है। भारत के कई शहरों में मेट्रो चलती है, उससे लोग आवागमन करते हैं। अर्थात कि जो हमारा विकल्प जो है बी, यह सही विधान है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यात्री मेट्रो में सफर क्यों कर रहा है? यात्री जो है, हम जानते हैं कि दिया गया था कि यात्री जो है मेट्रो में सफर कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, यह प्रश्न हमें किया गया है। इसके विकल्प भी देख लेते हैं। यात्री को घर जल्दी पहुंचना है। दूसरा विकल्प है कार बेच दी है। तीसरा विकल्प है मेट्रो में सफर करना पसंद है। और विकल्प डी है समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए। यहाँ पर प्रश्न में क्या किया गया है कि यात्री जो है वह मेट्रो में क्यों सफर कर रहा है। अपने मित्र के साथ बातचीत करते समय उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया था कि वह मेट्रो में सफर क्यों कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। हाँ कृतिका बेन, आप बताइए। बहुत बढ़िया, सही उत्तर होगा डी, समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए। विकल्प ए जो है उसके बारे में सोचिए। यात्री को घर जल्दी पहुंचना है,
ऐसा कोई विधान इस पूरे परिच्छेद या कहे कि नाटक में नहीं दिया गया है कि यात्री को जल्दी घर जाना है इसलिए वो मेट्रो में सफर कर रहा है। कार बेच दी, ऐसा भी कोई विधान नहीं है कि भाई मैंने कार बेच दी है। दोनों मित्र आपस में बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि आपके पास तो कार थी ना। तो दूसरा मित्र बताता है कि हाँ मेरे पास कार है, लेकिन समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए मैं मेट्रो में सफर करता हूं। विकल्प सी जो है, मेट्रो में सफर करना पसंद है, ऐसा भी कोई विधान यहाँ पर दिया नहीं गया है कि जो मित्र है उसे मेट्रो में सफर करना पसंद है और वह मेट्रो में सफर कर रहा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मेट्रो में मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊं इसलिए मैं मेट्रो में सफर करता हूं। बहुत बढ़िया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक नहीं है। इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प ए है खिलौने, विकल्प दूसरा है नगरपालिका की सड़क, विकल्प सी है सरकारी अस्पताल और विकल्प डी है रेलवे। सार्वजनिक हमने जब पूरा पठन किया था तब हमने देखा था कि दो मित्र बातें कर रहे हैं और उन्होंने बताया था कि सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट होती है वह हमारे लिए ही होती है। सोचिए इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा। यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है कि सार्वजनिक नहीं है। प्रश्न हमें किया गया है कि सार्वजनिक नहीं है। सोचिए। हाँ कविता जी आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सही उत्तर होगा खिलौने। क्योंकि नगरपालिका जो सड़क बनाती है इसका उपयोग तो सभी लोग कर सकते हैं, यानी कि वह सार्वजनिक है। सरकारी अस्पताल जो होते हैं इसका उपयोग भी सभी लोग कर सकते हैं। कोई भी लोग, अमीर हो गरीब हो किसी भी जाति का हो, वह वहां पर सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज करवा सकता है, अर्थात कि वह भी सार्वजनिक है। और रेलवे, रेलवे जो है इसका उपयोग भी सभी कर सकते हैं, यानी कि वह सार्वजनिक है। लेकिन आपके पास जो खिलौने हैं वह सार्वजनिक नहीं होते, वे खिलौने तो आपके अपने होते हैं, इसलिए इसका उपयोग सभी लोग नहीं कर सकते हैं। यदि किसी को उपयोग करना है तो आपकी अनुमति लेनी होगी। इसलिए जो सार्वजनिक नहीं है ऐसा प्रश्न हमें किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए खिलौने। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट किसके लिए बनाए जाते हैं। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट बनाए जाते हैं, दोनों मित्र बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए है, तो किसके लिए बनाए जाते हैं ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया गया है। सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं। ए विकल्प है ऑफिस जाने वालों के लिए, विकल्प बी है समय पर पहुंचने वालों के लिए, विकल्प बी है समय पर पहुंचने वालों के लिए, विकल्प सी है मित्र के लिए और विकल्प डी है सबके लिए। आपको सोचना है कि भाई सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके लिए बनाए जाते हैं। चारों विकल्प भी आपके सामने है, सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ जिग्नेश भाई आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर होगा डी सबके लिए। ये विकल्प देखे कि ऑफिस जाने वालों के लिए है, तो ऑफिस जाने वालों के लिए केवल नहीं है सार्वजनिक, समय पर पहुंचने वालों के लिए है, केवल उनके लिए भी नहीं है, मित्र के लिए है तो मित्र के लिए भी नहीं है, लेकिन सबके लिए है। क्योंकि सार्वजनिक जितनी भी चीजें हैं इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते, सब इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो विकल्प डी है यह हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
पांचवा जो प्रश्न है इसमें गलत वाक्यांश चुनिए ऐसा कहा गया, अर्थात कि जो गलत वाक्य है इसका चुनाव हमें करना है। आइए सबसे पहले हम विकल्प देख लेते हैं। ए विकल्प है मेट्रो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है। विकल्प बी है मेट्रो से प्रदूषण की समस्या बहुत रहती है। सी मेट्रो से ट्रैफिक की समस्या नहीं रहती है। और विकल्प डी यात्री ऑफिस जा रहे हैं, यात्री ऑफिस जा रहे हैं। तो आपको इन चारों विकल्पों को देखना है और सोचना है कि कौन सा विकल्प जो है वह गलत है। चारों विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। हमने जो सामग्री रखी थी उसको भी देख लीजिए, उसके आधार पर आपको चयन करना है। हाँ अर्चना जी, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा बी मेट्रो से प्रदूषण की समस्या बहुत रहती है। विकल्पों को देख ले तो मेट्रो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, ये तो सही है। और वहां पर भी दिया गया, हमने जो पढ़ा था वहां पर भी कि मेट्रो जो है वह सार्वजनिक है। विकल्प सी है मेट्रो से ट्रैफिक की समस्या नहीं रहती है, यह विधान भी सही है, दिया गया था। विकल्प डी जो है यात्री ऑफिस जा रहा है, ये भी सही बात है। दोनों मित्रों ने बातचीत में कहा था कि भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ समय पर पहुँचने के लिए मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा हूँ। उसमें एक और विधान भी आया था कि मेट्रो से प्रदूषण की समस्या बहुत कम रहती है, कम हो जाती है। अर्थात यहाँ हमें विधान दिया गया है मेट्रो से प्रदूषण की समस्या बहुत रहती है। तो विधानों को आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आप त्वरित पढ़ ले तो आपको यह विधान भी सही लग सकता है, लेकिन वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर या शब्दों को अलग अलग दृष्टिकोण से रखकर आपको जो विकल्प दिए जाते हैं उसमें से आपको सही विकल्पों को चुनना होता है। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प है वह सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न छठवां है सही वाक्यांश चुनिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो साहित्य हमको दिया गया है जिसका हमने अभी पठन किया था उसके आधार पर जो सही वाक्यांश है उसको हमें चुनना है। पहला विकल्प देख लेते हैं, ए है वेदांत के पास कार है। दूसरा विकल्प है यात्री देर से ऑफिस पहुंचता है। विकल्प सी है मेट्रो का मालिक मेरा मित्र है। और विकल्प डी है मेट्रो में 3 मित्र सफर कर रहे हैं। अब आपको इस प्रश्न को भी देखना है और विकल्प को भी देख लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सही विधान जो है उसको चुनना है। अर्थात कि आपको सबसे पहले तो गलत विधानों को ढूंढ लेना होगा, इनमें कौन कौन से जो विधान है वे गलत है। हाँ अंश भाई, आप बताइए इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही, सही उत्तर है वेदांत के पास कार है, अर्थात कि ए हमारा विकल्प है वह सही है। आइए विकल्पों को देख लेते हैं। बी विकल्प में कहा गया था यात्री देर से ऑफिस पहुंचता है। ऐसा कोई विधान नहीं दिया गया था कि यात्री देर से पहुंच रहा है, इसलिए यह वाक्य भी सही नहीं है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, अर्थात कि सी विकल्प जो है उसको देख लेते हैं, मेट्रो का मालिक मेरा मित्र है। मेट्रो तो जो है सार्वजनिक है, उसका तो कोई मालिक होता नहीं है भाई, हम जानते हैं। इसलिए मेट्रो का मालिक मेरा मित्र है, यह वाक्यांश भी गलत है। डी विकल्प को देख लेते हैं, मेट्रो में 3 मित्र सफर कर रहे हैं। ऐसा भी कोई निर्देश नहीं था। हमने देखा था कि
दो यात्री के रूप में दो मित्र आते हैं और वे आपस में बातें करते हैं। तीसरा मित्र था या नहीं था, इसका कोई निर्देश नहीं है, इसलिए यह जो वाक्य है वह भी गलत है। लेकिन हमने देखा था कि एक मित्र प्रश्न करता है कि अरे वेदांत, तुम मेट्रो में? तब वह कहता है कि हाँ, मैं मेट्रो में। तब दूसरा मित्र वापस प्रश्न करता है कि तुम्हारे पास तो कार थी ना? तब वेदांत जो है वह बताता है कि हाँ, कार तो थी, अर्थात उसके पास कार है। ऐसा ये वाक्य जो है वह सही है। वेदांत के पास कार है, यह विधान जो है वह सही है। तो बाल दोस्तों, हमने अपठित जो साहित्य है इसके आधार पर अभ्यास किया। हमने उसका पठन किया, उसके बहुविकल्प देखे, प्रश्नों को देखा और सही विकल्प क्या हो सकते हैं इसके बारे में अभ्यास किया। इसी प्रकार के प्रश्न आपको जो ये परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। हाँ, यह भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो गद्यांश और वह नाटक का अंश दिया गया था वह तो केवल उदाहरण के रूप में था। इसी के आधार पर आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको और गद्य दिए जाएगा, और कोई नाटक दिया जाएगा, और कोई निबंध दिया जाएगा जिसका पठन आपने कभी नहीं किया होगा। तो आपको क्या करना है, उसे गौर से ध्यान से पढ़ना है, उनके प्रश्नों को समझना है, विकल्पों को भी ध्यान से देखना है और आपको जो है वह उत्तर चुनना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रकार की अपठित साहित्य को प्राप्त करना होगा। आपकी जो किताब है उसमें से भी आप कुछ एक परिच्छेद ले सकते हैं, कोई कविता ले सकते हैं, निबंध ले सकते हैं, कहानी ले सकते हैं, नाटक के अंशों को भी ले सकते हैं। इनके अलावा पत्रिकाएं हो, अखबार हो, कोई अच्छी कहानी की किताब हो, उससे भी आप साहित्य प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर थोड़े प्रश्न बनाकर, उनके विकल्प बनाकर आप उसका जो है रियाज कर सकते हैं, आप उसका दृढ़ीकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके गुरुजन भी मदद करेंगे, आपके माता पिता, कुटुंब के और आपके मित्र भी आपकी मदद करेंगे। तो आपको क्या करना है, अब इसी प्रकार का अभ्यास आपको करना है। आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।